वेरी गुड आफ्टरनून। आज का बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम मार्केट्स को डिस्कस करते हैं और आज मार्केट्स जो है कल की एक अच्छे बढ़त के बाद थोड़ा संभलते हुए, थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए आज क्योंकि 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है वो सीज़ फायर कितना लागू होगा नहीं होगा, कल लेबनान पे जो स्ट्राइक्स हुई है इजराइल की तरफ से, तो अनिश्चितता का माहौल तो बना हुआ है, जिसके चलते हुए आज बाजारों पे सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ी बहुत रिकवरी हमको निफ्टी में देखने को मिल रही है और निफ्टी इस समय 100 पॉइंट नीचे कामकाज करते हुए, सेंसेक्स भी करीबन 250 अंक का नीचे इस समय बना हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में भी करीबन 500 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। बट कल की एक अच्छी मूव के बाद ये जायज़ है कि कहीं ना कहीं बाजार जो है वो संभलता है, कंसोलिडेट करता है। एक रेंज आज जिनका लो जो देखा गया है निफ्टी का वो है 23,789 का, वहाँ से एक बाउंस बैक लेके अब थोड़ी बहुत रिकवरी मोड पे इस समय बाजार कामकाज करता हुआ है। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स पे रखनी होगी नज़र, तो आज टीसीएस के भी नतीजे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर विनीत बोलंजकर, ही इज़ हेड ऑफ रिसर्च वेंचर और सिक्योरिटीज़, एंड मिस्टर रोहित श्रीवास्तव, ही इज़ फाउंडर स्ट्राइक मनी एनालिटिक्स एंड indiacharts.com। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू रोहित सर। रोहित सर, यू हैव बीन बैंग ऑन। पहले तो आप नीचे की दिशा बाजार की देख रहे थे, फिर आपने कहा कि आप बाजार को कहीं ना कहीं संभलता देखते हैं और बाजार को एक बहाना चाहिए रिकवर करने का और बाउंस बैक करने का, और वो बहाना उसे मिल भी गया। कल की एक धुआंधार रिकवरी के बाद आज थोड़ा बहुत दबाव है। ऐसे बाजार को आपको लगता है कि द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड नाउ, नीचे का दायरा बन चुका है, बॉटम इज इन प्लेस? जी बिल्कुल, मैं तो यही मान रहा हूँ क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स थे वो तो ये बता रहे थे कि बाजार बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया है और बातें एक समय तक ऐसी पहुंच गई थी कि जो चीज मेरा कहना था कि जो चीज पूरी दुनिया के हित में नहीं है जी, वो नहीं होगी, क्योंकि जिस लड़ाई से कोई कुछ नहीं जीत सकता तो कहीं ना कहीं खत्म होना है और उसके संकेत आने लगे थे। बट जो न्यूज फ्लो है, क्योंकि हम लोग डेली सिर्फ श्री ट्रम्प की बातों को सुन रहे हैं, जी। तो हमें लगता है कि शायद चीजें और बुरी भी हो सकती हैं। तो मैंने क्या बताया लोगों को कि एक हेज करके थोड़े बहुत पुट्स लेके आप लॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। सो दैट वाज द अप्रोच ओके। जो हमने लिया है। एंड आई थिंक नाउ ये बाउंस के बाद काफी सफाई से नजर आ रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी दिखने लग गया है। सो आई थिंक निवेश न करने का समय ही है। हर डिप पे हमें खरीदारी का ही जो मन है वो खरीदने के लिए ही बना के रखना चाहिए। ओके। नहीं तो फिर इन भाव पे लेना हमेशा हम लोग को मिलता नहीं है। ट्रू। और कंसिस्टेंटली यही हो रहा है कि कई स्टॉक्स जो इवन जब निफ्टी गिर रहा था, आप देखेंगे कि मार्च के एंड और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी जी। कई शेयर्स नए लो नहीं बना रहे थे। तो वो इटसेल्फ हमें संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं चीजें घूम सकती हैं। और अब आई थिंक थोड़ी और क्लैरिटी मिल गई है। सो यस, आई थिंक एक मल्टी मंथ अफेयर रहेगा। ओके। जो भी नेगेटिव न्यूज फ्लो है वो धीरे धीरे डिस्काउंट हो गए। हमने हर बार देखा है जब नेगेटिव पीरियड से बाजार ऊपर आता है, कुछ भी एक नेगेटिव न्यूज पे एक दिन बाजार नीचे हो जाता है, बट वहां से वापस खरीदने का ही मौका मिलता है। और हर डिप पे हम लोग को यही मन रखना चाहिए कि खरीदते रहें या इन्वेस्ट करते रहें। ट्रेडर्स जरूर ये पूछेंगे कि कहाँ पे एक बार अटक सकता है बाजार, जी। उस चीज के लिए आई थिंक इट्स अ लिटिल अर्ली। ओके। देखते हैं, वो चीज समझना थोड़ा समय लगेगा। बट स्ट्रांग मार्केट में क्या है कि शॉर्ट टर्म ओवरबॉट कंडीशंस भी काम नहीं करते हैं। तो लोग अगर जो शॉर्ट टर्म डेटा पॉइंट्स पहले काम कर रहे थे बेचने के लिए, आप अगर देख रहे हो कि वो डेटा पॉइंट्स नहीं काम कर रहे हैं, वो इटसेल्फ एक संकेत है कि मंदी का जो फेज था वो खत्म हो गया है। तो लेवल्स में अगर बताऊं ऊपर की, आई थिंक इमीडिएट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है करीब 24,300 का है। ओके। वो 24,300 आई थिंक पहला आंकड़ा है जहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि हाँ क्या क्या यहाँ पे बाजार थोड़ा बहुत रुक सकता है। और एक बार उसके ऊपर गया तो 24,770 तक मैं बाजार को जाते हुए देखूंगा अगले एक हफ्ते में। विनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। विनीत सर, आप भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट समझते हैं ये, या फिर आप अभी भी कॉशियस हैं? नहीं, हमें भी लगता है कि बाय ऑन डिप्स ही है। बट ये वॉर है ना, इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि लार्जर ऑब्जेक्टिव इजराइल का है कि ईरान को पूरा खत्म करना है। तो जब तक आपके आयत किसी जो फैनेटिक
ग्रुप्स है उनको जब तक खत्म नहीं करते, नया शाह आता नहीं है और उधर रीजन चेंज नहीं होता तो ये चलता रहेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर आप अमेरिका को देखोगे तो उनकी जो वर्ल्ड के ऊपर जो सिचुएशन है, दे आर लूजिंग कंट्रोल ओवर द डॉलर। करेक्ट। So the only way for America to hold on to their position is to consolidate on the oil lobby. ओके। तो 100% हो सकता है कि वो ईरान आइलैंड को टेक ओवर कर ले और वहां पे रेजिम चेंज के साथ आपको टोल भी लगा देंगे फॉर पैसेज टू द हॉर्मुज स्ट्रेट। तो ऐसी भी चीजें हो सकती है। और वहां पे कनाडा में एल्बर्टा काउंटी जो है उधर की, वो रेफरेंडम के लिए बात करे, एंड एल्बर्टा इज द लार्जेस्ट स्टेट फॉर ऑयल, ओके। एंड दे आर लुकिंग, एंड देयर वाज अ रेफरेंडम प्रपोजल टू जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिपेंडेंस होने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें अगर होती है तो ऑयल का जो लॉबी है वो काफी स्ट्रांग होता रहता है। वेनेजुएला, मेक्सिको, कनाडा और अगर ईरान को यूएस ऑयल कंट्रोल करता है तो उनका जो वर्चस्व डॉलर के ऊपर है वो कायम रखने के लिए वो सब कर सकते हैं। क्योंकि अगर डॉलर निकल गया, if it goes away, then it's going to be very difficult for America to, it will be a dwindling power. And जब शेर घायल होता है वो बहुत सारी ऐसी aggressive posturing होता ही है, and we will see that play out in the coming few days. But extremes of the Iran conflict are over, and अभी वॉर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहेगी नहीं। वो छोटे मोटे आपके पास डेसिबल्स ज्यादा होंगे प्रेस में, बट वॉर इतना घातक होते हुए मुझे नहीं। ओके, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी अच्छा रुझान है। कल भी हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप और स्मॉल कैप्स जो है दे वर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क्स। आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है और निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो 0.5% की मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 1% का एक उछाल देखने को मिल रहा है। सो रोहित सर, ये बताइएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस ये जारी रह सकती है, बिकॉज FIIs आर स्टिल नॉट बैक। सो डेफिनेटली, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो पूरी गिरावट हमने देखी पिछले एक महीने की, इसमें अगर हम लोग एक रेशियो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट या रेशियो चार्ट बनाएंगे मिड कैप और लार्ज कैप का, निफ्टी 50 टू निफ्टी मिड कैप 100, ये इंडिकेटर एक्चुअली ऊपर की तरफ गया है। तो बाजार गिर रहे थे और इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो गिर ही नहीं रहे। पूरी गिरावट जो है हमने ज्यादातर लार्ज कैप्स में देखी। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई नहीं, बट जो परसेंटेज गिरावट है, रिलेटिव गिरावट है, वो कम हो गई। इसका कुछ एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ गिरावट तो हमने पहली नवंबर दिसंबर के महीने में काफी गिरावट देखी थी स्मॉल कैप्स में, तो ऑलरेडी पहले से ही सेल ऑफ हो चुका था। और एक्चुअल जब ये न्यूज बेस्ड सेलिंग आई तो ये स्मॉल और मिड कैप्स में नहीं आई, लार्ज कैप्स में आई। तो अब हम इसका ऑपोजिट देख रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे थे और अभी भी और तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसका एक और कारण है कि पिछले एंटायर बुल मार्केट में 2020 से जो हमने देखा है, ये आई थिंक कई सालों बाद या कई डेकेड्स बाद एक ऐसा फेज था जहां मिड एंड स्मॉल कैप सिर्फ स्पेक्युलेटिव बेसिस पे ऊपर नहीं आ रहे थे, बट एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ ने सरप्राइज किया ऊपर की तरफ हर बार जी। अब सोचने की सिर्फ बात एक थी कि ये अर्निंग्स ग्रोथ का फेज क्या खत्म हो गया है कि सिर्फ हम लोग एक वैल्यूएशन करेक्शन देख रहे हैं। तो सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन करेक्शन हो गया और अर्निंग्स ग्रोथ जो है कुछ तो नीचे आई है, बट अभी भी डबल डिजिट्स में ही चल रही है। मिड और स्मॉल कैप के जो अर्निंग्स ग्रोथ है पिछले 2-3 क्वार्टर्स के, दे आर बेटर देन द लार्ज कैप्स। वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो ग्रोथ रेट कम हुआ होगा बट पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और आउट परफॉर्मेंस भी अपने तरह पे है और वैल्यूएशंस नीचे आ गए। तो माय सेंस इज कि तेजी का मॉल जैसे बनता जाएगा, मिड एंड स्मॉल कैप्स विल अगेन कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म एंड डू बेटर देन लार्ज कैप्स। आपको अगर बड़े रिटर्न्स चाहिए तो आपको वापस मिड और स्मॉल कैप्स में ही जाना पड़ेगा। विनीत सर, आज एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट आई है, वो मानते हैं कि दिसंबर 2026 तक 95,000 हो सकता है सेंसेक्स का टारगेट, सो 22% अपसाइड। हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर यू? My personal opinion is that in the US there is still a lot of downside remaining. It has not actually played out. जी.
and when the mother market falls, everything falls. It's and we are going to see the dollar being dumped. We're going to see interest rates rally. And if you notice what is happening in the US geography is that there is a massive movement towards capital formation. Okay. Investments are very Ji. strong, and the dollar will have to rally. And somewhere, the entire thing will be driven by what Japan does. So far, we have not seen the Japanese, reversal of trend take place. We think that the interest rates will rally very sharply. So, for a couple of months, we may see a pullback, but I think it's part of a larger trend. Okay. And there will be more substantial downside coming sometime in the next quarter or definitely in the third quarter. So we are going to be in a trading market. You have to buy stocks which have got very, very high earnings growth relative to the market. We are also going to see a lot of inflation creep back. RBI is also talking of 50 bits hike in CPI. Yes. So, and your resources are going to go through the roof, cost of resources. So, we have not seen the oil depletion take place. So, oil can come back again up to $100, $115 once again. Okay. So, keeping all these things in mind, I believe that we are in a trading market. We could rally another 500, 700 points on the Nifty. Okay. Broader markets will do well, but you have to take your profit somewhere. You have to keep rotating your capital to be in this market. रोहित जी, एक सेक्टर जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कल की रैली में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया और पहले भी कर रहा था, वो है मेटल स्पेस। मेटल स्पेस में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे आज के भी बाजार में मेटल इज़ आउट परफॉर्मिंग। सो मेटल एज अ स्पेस, आप मुझे पता है कि आप अगर हम पिछले 7-8 महीने से बात करें तो मेटल स्पेस पे आप काफ़ी बुलिश रहे हैं। अभी भी आप बुलिश है इन लेवल्स पे भी? हाँ, मुझे लग रहा है कि अस्सी बीच में थोड़ा डर जरूर आया था, क्योंकि डॉलर का रेट जब बढ़ता है तब मेटल प्राइसेस डाउन होते हैं। जी। बट इंडिया में क्या एडवांटेज है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो करेंसी भी वीक हो जाती है। जी। तो इन रुपी टर्म्स मेटल प्राइसेस जो है ज्यादा कम नहीं होते हैं। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर ज्यादा गिरा नहीं इतने बड़े क्राइसिस में भी। और एज द क्राइसिस इज कमिंग टू एन एंड, अब ये भी एक और एडिशनल एंगल बन गया कि पूरा जो रिकंस्ट्रक्शन फेज है दुनिया भर का, उससे मेटल डिमांड जो है वो ऊंचा ही बना रहेगा। तो मेटल प्राइसेस ज्यादा गिरेंगी नहीं, ज्यादा गिर भी नहीं रही हैं, और इवेंचुअली दैट इज अ साइन कि मेटल स्टॉक्स भी अच्छा ही करेंगे आगे जाते हुए, क्योंकि डिमांड बनी रहेगी। इनफैक्ट स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा एक सेगमेंट में, जैसे कि स्टील स्टॉक्स हैं, स्टील प्राइसेस ग्लोबली नहीं बढ़े हैं, बट डोमेस्टिकली अगर हम लोग एमसीडीएक्स स्टील प्राइसेस को देखेंगे वो कंसिस्टेंटली ऊपर आ रहे हैं। सो देयर इज समथिंग पर्टिकुलर कि डोमेस्टिक स्टील डिमांड जो है वो काफी इंप्रूव हो रही है, और स्टील स्टॉक्स इसलिए कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म जरूर करेंगे भारत के अंदर भी। विनीत सर, टीसीएस के आज नतीजे हैं चौथी तिमाही के, और नतीजों से जो उम्मीदें हैं वो कुछ खास तो नहीं है, बट ये है कि ठीक ठाक ही रहेंगे। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं टीसीएस से, और टीसीएस और बाकी आईटी कंपनीज में इस समय क्या व्यू लेना चाहिए? जहाँ तक मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आईटी कंपनीज आर देयर हैविंग देयर स्वान सॉन्ग। तो ये आप देखोगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। अभी क्या हुआ है कि 2300 हमारी फेयर वैल्यू थी फॉर टीसीएस, तो वहां पे आ चुकी है। वहां से आपने हेल्दी पुल बैक देखा है, अभी 10% बढ़ गया वहां से। तो मुझे लगता है कि there can be a rally, but I think these rallies should be used to sell into the strength. Okay. Because as we said that very simply put, the more you do AI, the less you need services. And unless these companies do not change their business model significantly, I think we are going to see revenues come down, margins take a hit, and it is going to have a devolving impact on the overall earnings story there. तो उसके वैल्यूएशन भी कम होंगे। और आज की डेट में
considering the earnings growth that is there, valuations according to me still are expensive. Rohit, will you play IT space for short term? Because IT space में काफी resilience हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी है जब मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिल रही थी. तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यस, एक जो करेक्शन फेज था, करीब 2 साल का करेक्टिव फेज जो आईटी सेक्टर में देखा गया है, वो जरूर खत्म हुआ है. सो मैं कहता हूँ कि देयर इज अ ट्रेड इन आईटी, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं कभी भी आईटी सेक्टर को रिकमेंड नहीं करता हूँ. स्पेसिफिकली मैं लार्ज कैप आईटी की बात कर रहा हूँ. मिड कैप आईटी में कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म जरूर किया है, बट लार्ज कैप जो आईटी स्टॉक्स हैं उनका 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर परफॉर्मेंस जो है निफ्टी के सामने खराब ही रहा है. चाहे वो शेयर्स ऊपर जरूर आए हों, बट उससे अच्छे बहुत सारे कंपनियों ने किया है. तो फिर मैं ऐसे कंपनी में पैसा क्यों एलोकेट करूं जहां पे मेरे रिटर्न्स कम हो. तो लॉन्ग टर्म मैं इग्नोर करता हूं, बट शॉर्टर टर्म बॉटम तो बन गया है और ट्रेड भी बनता है. तो श्योरली देयर इज एन अपसाइड इन द आईटी सेक्टर. शायद इधर से और ज्यादा अब नहीं गिरेंगे, बट लॉन्गर टर्म वन हैज टू सीरियसली थिंक कि रिटर्न अच्छे हैं कि नहीं. आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार ने जो है वो 41,500